डोडी है, किस भगवान के प्रवेश की बात कही गई और इस कारण से इसको क्या नाम मिला? या तो इसको डुंडी कहते हैं या तो इसी को ढूंढी के नाम से पुकारते हैं ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखना, तो तालों के अलावा 2-3 पोर्शन है, मैंने कहा मैं आपको उसकी पीडीएफ दूंगा प्रिंट आउट यहाँ से संस्थान से, तो उसमें केवल फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे ग्लेशियर हुआ, ग्लेशियर के अलावा बुग्याल है तो उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा या नीचे से प्रिंट आउट। आज एक नया टॉपिक हेडिंग डाल देना, अपवाह तंत्र। एक नया हेडिंग डाल देना आज का, अपवाह तंत्र। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो मेन है वो लिखा है, बाकी आपको मैं नोट्स दूंगा प्रिंटेड, ठीक है, क्योंकि वो फैक्चुअल है। अपवाह तंत्र, जिसको कि आप अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब उत्तराखंड में ड्रेनेज सिस्टम कैसा, और यहां से एग्जाम पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि ड्रेनेज सिस्टम है क्या, और ड्रेनेज सिस्टम को मैं आसान भाषा में कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि कोई भी नदी है, चाहे वो उत्तराखंड की है, चाहे वो आपकी भारतवर्ष की है, या विश्व में बहने वाली कोई सी भी नदी है, उस नदी के बहने का पैटर्न किस तरीके से मिलता है, उस पूरे सिस्टम को हम जिस नाम से पुकारते हैं वो सिस्टम ही आपका ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में हम अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी स्पष्ट है कि नदियों के बहने का पैटर्न, नदियों के बहने का जो पूरा सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत, लेकिन जिस राज्य का हम नदी का पैटर्न पढ़ेंगे वो राज्य है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड सभी को मालूम है कि एक हिमालयी राज्य है। और हिमालय राज्यों की विशेषता ज्यादातर ये होती है कि यहाँ पर निकलने वाली अधिकांश नदियां हिमालयी क्षेत्र या माउंटेनियस रीजन से निकलती है, और जब वो नदियां माउंटेनियस रीजन से निकल करके बढ़ती है आगे की तरफ, तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। नदी होगी या नदी का ओरिजिन होगा आपका ये क्षेत्र, यहां से नदी कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, और फ्लो करते करते वो साउथ की तरफ इस तरीके से बहेगी। नदी जब बहेगी तो नदी के बहते हुए प्रोसेस में हमको दिखेगा कि इस नदी में आपको कुछ सहायक जल धाराएं हैं, वो कुछ इस तरीके से शामिल होती हुई दिखेंगी। और जब आप इस पूरे पैटर्न को, केवल उत्तराखंड की विशेषता बता रहा हूं, अगर मैं इस नदी के और इसके साथ शामिल होने वाली नदी को अगर एरियल फोटोग्राफ के माध्यम से देखूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? एक जलधारा है, इस जलधारा में आपको कुछ सहायक जलधाराएं कुछ इस तरीके से मिलती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो एक पेड़ है और उस पेड़ की कुछ शाखाएं निकली हुई है। अगर नदी कुछ ऐसा पैटर्न तैयार करती है तो ऐसे ही पैटर्न को कहा जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न। ध्यान से सुनते हुए चलना, एक बेसिक सा शब्द है जिसको मैंने कहा डेंड्राइटिक पैटर्न, और डेंड्राइटिक पैटर्न के लिए आप एक हिंदी में शब्द प्रयोग कर सकते हो जिसको हम वृक्षनुमा आकृति के नाम से पुकारते हैं। तो राज्य की जो नदियां हैं वो जो सिस्टम तैयार करेंगी उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डेंड्राइटिक या वृक्षनुमा। लेकिन जिस राज्य की नदियों का हम जिक्र करेंगे या जिसको हम पढ़ेंगे, उस राज्य में कौन कौन सी नदियों के सिस्टम को डिस्कस करना होगा। तो एक नदी हमारे इस राज्य में जनरेट होती है, इसको गंगा के नाम से पुकारते हैं, और इस गंगा का तंत्र भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब गंगा नदी का तंत्र पढ़ा जाएगा तो गंगा बनती है दो नदियों के मिलन से। एक नदी आपकी अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ सहयोग करती है कौन सी, भागीरथी। तो हम काम ये करेंगे कि गंगा को एक साथ कंबाइंड नहीं पढ़ेंगे, मैं अलग से अलकनंदा का सिस्टम बताऊंगा और अलग अलग से भागीरथी का। तो अलग से इसके सिस्टम को पढ़ेंगे, अलग से इसको पढ़ेंगे। फिर जब इस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाएगा तो मैं दूसरा जो सिस्टम आपके बीच में लेकर के आऊंगा वो रहेगा बेस्ड काली नदी पर। ये बड़ा तंत्र है, लंबाई के हिसाब से देखें तो हमारे राज्य की सबसे लंबी नदी काली ही है। काली के अलावा जिस रिवर सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिवर सिस्टम होगा आपकी यमुना, और यमुना के साथ एक सहायक नदी आती है, इसको हम टोंस के नाम से पुकारेंगे। इसके सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। राज्य की इस पृष्ठभूमि में एक नदी है, इस नदी का नाम है पश्चिमी रामगंगा। ये पश्चिमी रामगंगा भी अलग से अपना एक रिवर सिस्टम तैयार करती है, इसके सिस्टम पर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा और छोटी मोटी नदियां हैं, जैसे हमारे यहाँ कोसी नदी बहती है, इस कोसी नाम की नदी को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बीच में फ्लो करती है। राज्य में ऐसी कुछ छोटी अन्य नदियां हैं, जैसे दाबका नदी हुई, इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट नदियां हैं जैसे कोला। तो इनको मैं लास्ट में जाकर के आपके बीच में डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन मेनली हम लोग क्या करेंगे,
गंगा सिस्टम को पढ़ेंगे, इसमें अलकनंदा, भागीरथी का सिस्टम आएगा। फिर मैंने कहा काली, यमुना टोस, रामगंगा और उसके बाद जो छोटी छोटी नदियां हैं इनको सामने रखेंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कौन सा, गंगा नदी तंत्र को। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी जानकारी दे दूं कि ये जो गंगा नाम की नदी है ये भारत में अलग अलग राज्यों से होकर के बहती है, लेकिन इसका जन्म होता है हमारे राज्य उत्तराखंड में। यहां से बहते बहते वो बंगाल की खाड़ी तक जब पहुंचेगी तो हम पूरी गंगा की लंबाई देखते हैं 25-25 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की धरती पर गंगा बहती है 96 किलोमीटर। लेकिन इस गंगा का निर्माण होता है अलकनंदा और भागीरथी से मिलके। तो हम वहां पर जाकर के देखेंगे कि अलकनंदा जो नदी है ये जो अपना सिस्टम तैयार करती है उसकी टोटल लंबाई 196 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं भागीरथी की बात करूं तो लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो भागीरथी नाम की नदी 205 किलोमीटर का अपोहा बनाती है। आपने इनकी लंबाई भी याद रखनी है। जहां काली की अगर स्थिति देखें तो काली नाम की जो नदी है इसका अगर सिस्टम देखा जाए तो लगभग इसका 252 किलोमीटर का अपोहा बनता है। और इतना लंबा अपोहा राज्य में किसी भी और नदी का नहीं, इसलिए हम क्या लेके चलते हैं कि राज्य की सबसे लंबी नदी काली है। पिथौरागढ़ की बेल्ट में देखेंगे हम यमुना को और टोंस को एक साथ तंत्र के सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि जो यमुना नाम की नदी है इस यमुना की टोटल लंबाई है 136 किलोमीटर। लेकिन उसकी सहायक जलधारा जिसको कि आप टोंस के नाम से पुकार रहे हो, इस टोंस की टोटल लंबाई है 148 किलोमीटर। यानी मेन नदी तो होगी यमुना, लेकिन यमुना की सहायक है टोंस, तो टोंस इसकी सहायक हुई, लेकिन ये अपनी मुख्य नदी की जलधारा से भी लंबी स्थिति को दर्शाती है। हम पश्चिमी रामगंगा को पढ़ेंगे और अगर पश्चिमी रामगंगा की स्थिति को देखें तो पश्चिमी रामगंगा की लंबाई कितनी पड़ी है। पश्चिमी रामगंगा की लंबाई, रामगंगा के नाम से दो नदियां मिलती हैं हमारे यहाँ, कौन कौन सी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो जब भी इसका उल्लेख मिलेगा तो हमारे पास उल्लेख मिलता है 155 किलोमीटर का। तो ये नदी भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम जो शुरू करेंगे वो गंगा नदी का होगा और गंगा के पहले मैं अलकनंदा का सिस्टम रख रहा हूं। देखना कहां से निकलती है और कहां को निकल करके मिलन का काम करती है। अब इस पूरे सिस्टम को जिसको कि मैं गंगा नदी का तंत्र कहूंगा, इस गंगा नदी के तंत्र में सबसे पहला जो काम होगा वो अलकनंदा के सिस्टम को समझना। और अलकनंदा के सिस्टम को अगर मैं मैपिंग के हिसाब से सामने रखूं तो हमारे इस पूरे उत्तराखंड में 13 अलग अलग प्रकार के जिले हैं। इन जिलों में यहां पर एक जिला पड़ेगा, इसका नाम है चमोली। हम क्या करेंगे कि चमोली नाम के जिले से अलकनंदा का सिस्टम स्टार्ट करेंगे और यहां से इस नदी को बहाते बहाते लेके चलेंगे कहा, रुद्रप्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके इसको लेके चलेंगे कहां पर, श्रीनगर की बेल्ट में। और श्रीनगर की बेल्ट को क्रॉस करके इस नदी को हम हिस्सा पहुंचा देंगे कहां पर, टिहरी की लोकेशन में। तो हम एक काम ये करेंगे कि ये भी पता लगाएंगे कि नदी कौन कौन से जिले से फ्लो करेगी, जिसमें एक जिला आपका चमोली है, एक जिला आपका रुद्रप्रयाग है, एक जिला श्रीनगर है, एक जिला आपका टिहरी है। यानी श्रीनगर का मतलब क्या है, पौड़ी जिला। श्रीनगर से होते हुए अलकनंदा आगे बढ़ेगी और जब ये नदी टिहरी पहुंचेगी तो टिहरी की लोकेशन में एक जगह आ जाती है, इसका नाम है देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम बना रहती है कौन, भागीरथी। और यहीं पर दोनों का जल एक साथ मिलकर के गंगा सिस्टम तैयार करेगा। देखते हैं अलकनंदा को। मैंने कहा कि सिस्टम की जो शुरुआत है वो शुरुआत होगी चमोली जिले से। और चमोली के टॉपेस्ट पॉइंट पर आप चलो तो हमको यहाँ पर एक ग्लेशियर मिलेगा, एक झील मिलेगी, इसका नाम है सतोखंड। ग्लेशियर भी है, झील भी है। ग्लेशियर का पानी बहेगा, झील के रूप में समाहित होगा और उसी झील से एक पानी जलधारा के रूप में इस तरीके से आगे बढ़ेगी। यही जलधारा है अलकनंदा। यानी हम कह सकते हैं कि अलकनंदा जिस क्षेत्र से निकल करके जनरेट होती है वो आपका सतोपंथ ताल, और इस तरीके से अलकनंदा की कहानी यहां से शुरू हुई। अलकनंदा जनरेट होगी। नदी जब आगे बढ़ी तो इस नदी पर हमको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा। इस जलप्रपात को कहते हैं वसुधारा जलप्रपात। कई बार जलप्रपातों पर भी प्रश्न बनते हैं। और अगर अलकनंदा के स्टार्टिंग फेज को देखें तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल मिलेगा, इसी को आप वसुधारा के नाम से पुकारते हो। वासुधारा भी लिखा मिल जाता है। नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते एक विशेष प्रयाग में पहुंची। इस प्रयाग का नाम था है केशव प्रयाग।
अब देखो उत्तराखंड में टोटल कितने प्रयाग हैं? नहीं, 14। उन 14 प्रयागों में 5 धार्मिक महत्व के हैं। प्रयाग आपका खांडव प्रयाग भी है, शिव प्रयाग भी है, ढुंडी प्रयाग भी है, केशव प्रयाग भी है। और धार्मिक महत्व के कितने हैं? वो है 5। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और फिर एंड में चलो तो देव प्रयाग। ये धार्मिक महत्व के। बाकी प्रयागों की संख्या राज्य में 14 पड़ती है, उनमें से केशव प्रयाग एक। अब ये नदी अलकनंदा जब केशव प्रयाग में गई तो केशव प्रयाग में हमको कुछ दिखा, और वो घटना ये है कि इस केशव प्रयाग के क्षेत्र में अलकनंदा से एक सहायक जलधारा शामिल होती हुई दिखेगी। इसी सहायक जलधारा के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो शब्द है आपकी सरस्वती। एक नदी है, इस नदी का नाम है सरस्वती, और सरस्वती नाम की नदी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ के केशव प्रयाग में मिलेगी। लेकिन जिस नदी को मैं सरस्वती कह रहा हूं, ये निकलती कहां से है? तो उसको लेकर के हमको जाना होता है माणा की बेल्ट में। इस माणा की बेल्ट में एक ताल पड़ता है, इस ताल का नाम है देवताल। और इस देवताल से एक जलधारा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ी, जिसको हमने नाम क्या दिया? सरस्वती। और सरस्वती कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए केशव प्रयाग में मिली। इसका उल्लेख इसमें भी है, ऋग्वेद में भी। किसका? सरस्वती का। और इस सरस्वती के बारे में लिखा हुआ है कि ये नदी सिंधु की माता है। तो बाय चांस अगर प्रश्न ऐसा बने कि ऋग्वेद में इनमें से किस नदी के लिए सिंधु की माता शब्द का प्रयोग हुआ, तो फिर आपका जवाब सरस्वती। सरस्वती केशव प्रयाग में अलकनंदा से संगम बना रही है। अब नदी आगे बढ़ी, लेकिन नदी अब जो आगे बढ़ेगी, इस नदी का जो नाम होगा वो अभी भी क्या रहेगा? अलकनंदा ही रहेगा। अलकनंदा आगे बढ़ी और बहते बहते ये नदी एक धाम में पहुंची। इस धाम का नाम है बद्रीनाथ, यानी धाम के निकट से होते हुए बद्रीनाथ के। इस बद्रीनाथ के क्षेत्र में जब अलकनंदा पहुंची तो इस घाटी में आपको एक पहाड़ी मिलेगी। इस पहाड़ी का नाम है नीलकंठ। इसको नील पर्वत भी कहते हैं। हमारे इस राज्य में एक मसूरी की पहाड़ी है, इसको कहते हैं पहाड़ों की रानी। लेकिन कभी अगर बाय चांस प्रश्न फेस हो कि पर्वतों की रानी इनमें से कौन सी है, तो फिर वो ये वाली है, नीलकंठ। एक नीलकंठ ऋषिकेश के एरिया में भी पर्वतों की रानी ये वाली। ठीक, यहां से एक जलधारा आगे बढ़ी, या इस घाटी से या इस पर्वत के भूखंड से एक जलधारा आई। इस जलधारा का नाम है ऋषिगंगा, और ऋषिगंगा नाम से जलधारा आगे बढ़ेगी और बद्रीनाथ के क्षेत्र के समीप इस अलकनंदा से संगम बना लेगी। यानी बद्रीनाथ को लेकर के दो प्रश्न आ सकते हैं। एक कि बद्रीनाथ इनमें से किस नदी के किनारे है, तो प्रायोरिटी में तो अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका जवाब ऋषिगंगा है। और ये ऋषिगंगा बद्रीनाथ के समीप अलकनंदा से मिली और फिर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ी। नदी आगे बढ़ने पर अब एक पड़ाव में पहुंची। इस पड़ाव का नाम है गोविंद घाट। ध्यान से सुनते हुए चलो। एक पड़ाव है, इस पड़ाव का नाम मैंने गोविंद घाट रखा। अब ये जो गोविंद घाट है, इसका नामकरण किया गया है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। मैंने शायद पहले ही बताया था कि गुरु गोविंद सिंह की एक आत्मकथा है, इसका नाम है विचित्र नाटक। और उस विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह ने इस क्षेत्र पर अपनी जो तपस्या है, जो भी योग साधना है, वो करने का जिक्र किया। इसलिए इस घाट को हमने गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही रखा हुआ। कई बार आप लोगों को दिखते होंगे बुलेट में सरदार आते हुए, झंडा बुलेट में गाड़े हुए हैं, तो वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं? यहीं को तो जा रहे हैं। यहाँ पर हेमकुंड साहिब पड़ता है, यहीं को जा रहे हैं वो लोग। अब जब अलकनंदा इस फेज पर आती है, तो इस फेज पर अलकनंदा को और भी कुछ सहायक नदियां शामिल होती मिली। यहां पर अलकनंदा में शामिल होती है हेमगंगा। मैंने आपको शायद ही हेमगंगा बता भी दी है। ठीक, ये जो हेमगंगा है, इस हेमगंगा का एक दूसरा नाम है लक्ष्मण गंगा। और इसी लक्ष्मण गंगा के लिए आप एक शब्द का और प्रयोग करते हो, ये शब्द है भीमडार गंगा। एक ही वाटर बॉडी है, नाम तीन अलग अलग है। होता यह है कि इस क्षेत्र में मैंने कहा कि एक वाटर बॉडी पड़ेगा। ये वाटर बॉडी है आपकी हेमकुंड की, और इस हेमकुंड साहिब वाले बेल्ट से जो नदी है, वही नदी आपकी हेमगंगा मेन नाम है। इसके अलावा भीमडार भी इसका नाम है, इसके अलावा लक्ष्मण गंगा भी इसी को कहते हैं। और फिर कुछ इस तरीके से नदी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने पर बीच में एक पड़ाव पड़ता है। इस पड़ाव का नाम है घांगरिया। बीच रास्ते में एक पड़ाव है, इस पड़ाव का नाम क्या है? घांगरिया। अब घांगरिया में क्या हुआ वो समझना।
घांगरिया नाम की इस बेल्ट में हमारे पास जो ये नदी है जिसको कि मैं हेमगंगा कह रहा हूं, इस हेमगंगा के साथ एक जलधारा आकर के शामिल हो जाएगी। इस जलधारा को कहते हैं पुष्पावती। ठीक। और ये पुष्पावती नाम की जो नदी है, ये नदी जनरेट होती है लिंगाताल से। और लिंगाताल नाम का जो ये पोर्शन है, ये कवर अप करता है किस क्षेत्र को? फूलों की घाटी को। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि फूलों की घाटी से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम पुष्पावती, और पुष्पावती नाम की नदी घांगरिया पहुंची और इसने संगम बनाया हिमगंगा के साथ, दोनों का पानी शामिल हुआ और ये पहुंची आपकी गोविंद घाट के समीप। और गोविंद घाट में हिमगंगा अलकनंदा से मिली। फिर अलकनंदा और आगे बढ़ी। अलकनंदा जब आगे बढ़ी तो हमको पंच प्रयागों में सबसे उत्तर का प्रयाग पड़ता हुआ मिला। इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। देखो यूपीपीएससी आपका एग्जाम कराएगा तो एक दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी फेस होने की संभावनाएं है कि आप इन प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाओ। तो अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ूं तो मुझे धार्मिक महत्व के प्रयागों में पहला प्रयाग मिलता है विष्णु प्रयाग। कहते हैं कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। और इस स्थान की विशेषता यह है कि यहां पर आपको एक नदी आकर के अलकनंदा में शामिल होती हुई दिखेगी। इस नदी का नाम है पश्चिमी धौलीगंगा। पश्चिमी, एक पूर्वी भी है। और पूर्वी नाम की जो धौलीगंगा है, ये आपकी पिथौरागढ़ की बेल्ट में पड़ती है। फिलहाल क्या है? फिलहाल जिस नदी को मैं शामिल करवा रहा हूं, इस नदी का नाम है पश्चिमी धौलीगंगा। और पश्चिमी धौलीगंगा का अगर सिस्टम देखा जाए तो ये एक पहाड़ी से निकलेगी, जिस पहाड़ी का नाम है धौलागिरी। इस पहाड़ी इस रेल से ये जलधारा निकलेगी, जिसको कि मैं धौलागिरी के नाम दे रहा हूं। यहां से पश्चिमी धौलीगंगा आगे बढ़ी और कुछ इस तरीके से विष्णुप्रयाग में जाकर शामिल। अब ये पश्चिमी धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिली अलकनंदा के साथ, और नदी जब यहां से आगे बढ़ी तो फिर एक दूसरे प्रयाग में पहुंची। इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग अब उत्तर से दक्षिण की क्रम में सेकंड नंबर पर है। अब यह कहा जाता है कि राजा नंद के नाम पर हमने इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग रखा। लेकिन कहते हैं कि उत्तराखंड के एक इंसाइक्लोपीडिया है श्रीप्रसाद डबराल। श्रीप्रसाद डबराल ने इस क्षेत्र पर काफी रिसर्च की और फिर ये कंक्लूजन दिया कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में एक नाग रहता था, जिसको उन्होंने तक्षक नाग कहा। और उस तक्षक नाग के नाम पर उन्होंने कहा कि इस प्रयाग को तक्षक प्रयाग भी कहा जा सकता है। तो 5 प्रयागों में जो तक्षक प्रयाग के नाम से फेमस है वो आपका नंद प्रयाग, और ये तक्षक प्रयाग इसको शिव प्रसाद डबराल ने नाम दिया। हुआ क्या, वो देखते हैं। अब जब हम इस नंद प्रयाग में पहुंचे तो नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ एक नदी मिली। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्लियर? और ये जो नंदाकिनी नाम की नदी है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र से निकलेगी। इस पहाड़ी क्षेत्र का नाम है नंदघुघुटी पर्वत के क्षेत्र से। यहां से नदी निकली और नंदाकिनी के नाम से कुछ इस तरीके से नंदप्रयाग में मिली। लेकिन ध्यान रखना कि इस नंदाकिनी के साथ यहां पर एक दो सहायक जलधाराएं आती हैं। उनमें से एक जलधारा है जिस जलधारा को हम लोग चौफुलिया के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न आया है ये वाला चौफुलिया पर कि चौफुलिया इनमें से किसकी सहायक जलधारा है? तो ऑप्शन में तो खैर नंदाकिनी दिया हुआ था, लेकिन नंदाकिनी भी किसकी सहायक है? अलकनंदा की। तो चौफुलिया नंदाकिनी की सहायक, और नंदाकिनी नदी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ी और नंदप्रयाग में। लेकिन इस बीच में कि अगर मैं विष्णुप्रयाग से नंदप्रयाग तक आऊं, इस बीच में मुझे 2-3 सहायक जलधाराएं इस तंत्र में शामिल होती हुई दिखी। कौन कौन सी? तो एक जलधारा यहां पर आती है जिस जलधारा को कहते हैं पाताल गंगा। पाताल गंगा। एक नदी आती है, इसको कहते हैं गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा के अलावा यहां पर शामिल होती है विरही गंगा। विरही गंगा के अलावा यहां पर आपको शामिल होती हुई दिखेगी कल्प गंगा। और कल्प गंगा के अलावा यहीं पर आपको शामिल होती हुई दिखेगी बाल खिलिया नदी। ये सारी की सारी इस विष्णु प्रयाग से नंद प्रयाग के बीच में शामिल होने वाली सहायक जलधाराएं हैं। नदी तंत्र आपका अलकनंदा ही है। नदी यहां पहुंची और इन सारे के सारे वाटर बॉडी को अपने में समेटते हुए जो अलकनंदा है वो अलकनंदा नंदप्रयाग को क्रॉस करेगी। अब नदी ने नंदप्रयाग को क्रॉस करा तो नदी फिर एक अन्य प्रयाग में एंट्री करेगी। इस प्रयाग का नाम है
कर्णप्रयाग। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी कर्णप्रयाग की बात आए तो कर्णप्रयाग उत्तर से दक्षिण के क्रम में, देखो पहला तो था आपका कौन सा, विष्णुप्रयाग, सेकंड था नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए नंदप्रयाग, और थर्ड है कर्णप्रयाग। अगर मैं नीचे से उत्तर की ओर भी जाऊंगा तो भी इसका सीक्वेंस तीसरा ही मिलता है, क्योंकि नीचे से पहला देवप्रयाग है, फिर रुद्रप्रयाग है, और फिर ऊपर चलो तो कर्णप्रयाग है। अब यहां पर क्या होता है वो देख लेते हैं। इस स्थान पर होता यह है कि अलकनंदा के साथ एक जलधारा आकर के संगम बनाती है। इस जलधारा का नाम है पिंडर। और जो पिंडर नाम की नदी है, इसके निकलने का जो सोर्स बताया जाता है वो सोर्स है पिंडारी ग्लेशियर। ये पिंडारी ग्लेशियर से नदी के रूप में जो निकलने वाली जलधारा है इसको कहते हैं पिंडर। और पूरे अलकनंदा रिवर सिस्टम में सबसे हाई स्पीड से बहने वाली और सबसे ज्यादा शोर करने वाली अगर कोई नदी है तो वो पिंडर ही है। लेकिन जो पिंडर है, इस पिंडर के लिए हम एक दो शब्द का और भी प्रयोग करते हैं। इसको कर्णगंगा भी कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान या महाभारत का काल चल रहा था तो महाभारत का एक पात्र था जिसका नाम था कर्ण। और कर्ण की विशेषता यह है कि कर्ण को कवच और कुंडल सूर्य भगवान ने दिए, और मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर दिया था वो स्थान हमारे राज्य में कर्णप्रयाग। इसलिए यहाँ पर कर्ण का एक मंदिर भी है, और साथ ही साथ मां पार्वती का उमा देवी के नाम से मंदिर भी यहीं पर है। इस पिंडर के सिस्टम में बीच में एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है सिमली। इस सिमली के समीप जो है एक जलधारा पिंडर के साथ मिलती है। इस जलधारा का नाम है आटागाढ़, सिमली नाम के स्थान पर। और ये आटागाढ़ नाम की जो रिवर सिस्टम है या नदी है, ये उस भूभाग से निकलती है जिस भूभाग को हम दूधातोली का पठार कहते हैं। ये दूधातोली का पठार, और इस दूधातोली के पठार की विशेषता क्या, एक तो इसको हम उत्तराखंड का क्या कहते हैं, पामीर कहते हैं। और पामीर के साथ इसलिए इसका कनेक्शन बिठाते हैं क्योंकि पामीर के पठार से 5 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती, यहां से 5 नदियां निकलती। उन 5 नदियों में से एक नदी आपकी आटागाढ़, इसके अलावा पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा और गोनो नाम की नदी, साथ ही साथ आटागाढ़ का उल्लेख भी है। तो 5 नदियां निकलेंगी दूधातोली के पठार से, उसमें एक आटागाढ़, आटागाढ़ सिमली के समीप जाएगी और पिंडर के साथ संगम बनाएगी, और पिंडर यहां से आगे बढ़ी तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से जाकर मिलती है। अब नदी यहां से और आगे खींची। कर्णप्रयाग के रूट को जब मैं और आगे बढ़ाऊं तो कर्णप्रयाग के क्षेत्र से या कर्णप्रयाग के इस क्षेत्र को क्रॉस करके जो अलकनंदा है ये पहुंची कहां, रुद्रप्रयाग। अगर मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जाऊं तो रुद्रप्रयाग सेकंड नंबर का प्रयाग, और अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलूं तो चौथे नंबर का प्रयाग। रुद्रप्रयाग की विशेषता यह है कि इस अलकनंदा रिवर सिस्टम में जितनी भी नदियां आती हैं उनमें दाईं दिशा से केवल एक प्रमुख नदी शामिल होती है, और वो है। अब पूरे सिस्टम को दिखाऊं तो पूरे सिस्टम में जो आपकी अलकनंदा के साथ बड़ी बड़ी नदियां निकल रही हैं, वो अगर इस तरफ को बह रही है तो नदी का लेफ्ट हैंड साइड तो ये हुआ, और नदी का राइट हैंड ये वाला हुआ मेरी तरफ से। तो इसमें जो राइट हैंड साइड से मिलने वाली मेन नदी है वो है मंदाकिनी। और ये क्वेश्चन आता है, पहले स्टार्ट में ऐसा पूछा जाता था कि बताओ दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो जवाब मंदाकिनी था। पिछले साल यूके पीएससी ने ही पेपर कराया था ग्रुप सी वाला, यूके पीएससी ने हैंडल करा था। उसमें क्वेश्चन आया था कि अलकनंदा नदी तंत्र में इनमें से बाईं ओर से कौन सी नदी शामिल नहीं होती, जवाब वही है क्या, मंदाकिनी है। ठीक है, तो पूछने का पैटर्न बदल दिया है, आंसर वही है। अब जो रुद्रप्रयाग है, मैंने कहा कि यहां पर अलकनंदा के साथ जो नदी शामिल होती है मेनली वो आपकी मंदाकिनी। लेकिन इस मंदाकिनी का सोर्स ऑफ ओरिजिन बताया जाता है चौराबाड़ी को। इस चौराबाड़ी ताल के क्षेत्र से आपकी ये नदी मंदाकिनी के नाम से निकलेगी और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। इस क्षेत्र के समीप हमको एक ताल भी मिलता है, इस ताल को कहते हैं वासुकी। तो इस चौराबाड़ी से निकलेगी मंदाकिनी, और छोटी मोटी नदियां जो है इस वासुकी ताल से भी निकलने का काम करती है। मैं इन दोनों को एक साथ सामूहिक रूप से लिखूंगा, और जो नदियां मंदाकिनी के साथ शामिल होंगी उनमें से एक नदी आती है मधुगंगा। ठीक,
मधुगंगा की विशेषता ये है कि कालीमठ नाम का एरिया पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ये कालीमठ के समीप मंदाकिनी के साथ मिल जाती है। इसी मंदाकिनी की कुछ अन्य प्रमुख सहायक जो जलधाराएं हैं, उन जलधाराओं में से एक जलधारा है आपकी धूलघाट। अगर आप रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि जाओ तो अगस्त मुनि के क्षेत्र के समीप मंदाकिनी के साथ संगम बनाती है ये। अगर मैं इस मंदाकिनी की अन्य सहायक नदियों की बात करूं तो यहां पर एक नदी आकर के मिलती है लस्तर। लस्तर के अलावा अलतरंगिणी, कई प्रकार की नदियां हैं जो मंदाकिनी के साथ सहायता करती है मिलने में। ऐसी एक नदी आपकी सोनगंगा, जो सोन प्रयाग में मिलेगी। ऐसी आपकी एक नदी है जिसको रावण गंगा कहते हैं। ये सब मंदाकिनी की सहायक जलधारा है। लेकिन मंदाकिनी चौराबाड़ी से निकली और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिली। अब रुद्रप्रयाग भी नदी ने क्रॉस किया, और जब रुद्रप्रयाग को क्रॉस किया तो ये नदी जाकर के मिलती है आगे चल करके उस बेल्ट में, जिस बेल्ट को कहते हैं देवप्रयाग। नदी पहुंची देवप्रयाग, और जब नदी देवप्रयाग पहुंची तो इस देवप्रयाग के क्षेत्र में अलकनंदा के साथ शामिल हो जाती, कौन सी, जिस नदी को हम लोग भागीरथी कहते हैं। और यहां पर जैसे ही भागीरथी इससे मिली, दोनों नदियों का जल एक साथ शामिल हुआ और वही जल क्या कहलाया, गंगा कहलाया। अब देखना, जो ये अलकनंदा है, इस अलकनंदा वाली बेल्ट से देवप्रयाग के इस हिस्से में एक कुंड है, और देवप्रयाग के इस हिस्से से भी एक कुंड दिखता है। यहां पर जो कुंड मिलता है, जो साइड आपकी इस अलकनंदा वाली है, इस कुंड को कहते हैं वशिष्ठ कुंड। और जो कुंड आपको इस साइड से मिलता है, इस कुंड को कहते हैं ब्रह्म कुंड। पहला फैक्ट। दूसरा, ये नदी जो कि अलकनंदा के नाम से आ रही है, इसको यहां पर कहा जाता है बहू। और जो ये नदी यहां से आ रही है भागीरथी, इसको यहां पर कहा जाता है सास। तो हम देवप्रयाग को सास बहू का संगम भी मानकर चलते हैं। पुराने पेपरों में आते थे क्वेश्चन कि सास बहू नाम की नदियां कहां पर मिलती हैं, तो वो जगह आपकी देवप्रयाग। और इस तरीके से जो अलकनंदा है, वो अपना एक रिवर सिस्टम कुछ इस तरीके से तैयार करती है। बनाना कर इसको, यहां से मैं इसको शुरू सतोपंत से, सतोपंत से, ठीक है, करना जरा। अच्छा, एक काम करो, पहले सिस्टम को बनाने से पहले ना हेडिंग डालना अपवाद तंत्र, पहले कुछ बेसिक सी जानकारी लिख लेते हैं ना, फिर लास्ट में इसको बना लेंगे। हेडिंग है अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र का सिंपल सा मीनिंग होगा कि नदियों के बहने का कैसा पैटर्न है, वो पैटर्न आपको पकड़ना है। ठीक है, तो लिखना, पहला पॉइंट लिखना, राज्य में, राज्य में अधिकांश नदियां, अधिकांश नदियां हिमालयी नदियां हैं। हिमालयी नदियां हैं जो, हिमालयी नदियां हैं जो, लिखना, वृक्षनुमा, जो वृक्षनुमा, वृक्षनुमा आकृति, इसको अंग्रेजी में लिखना डेंड्राइटिक, वृक्षनुमा आकृति या डेंड्राइटिक पैटर्न बनाती है, पैटर्न बनाती है, पैटर्न बनाती है। राज्य के कुछ प्रमुख तंत्र हैं, उन तंत्रों के नाम लिख दो। राज्य के जो प्रमुख तंत्र हैं, उन तंत्रों में पहला नाम लिखना गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा तंत्र को दो भागों में बांट दो, एक तरफ अलकनंदा, दूसरी तरफ भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। सेकंड रिवर सिस्टम का नाम लिखना काली नदी तंत्र। सेकंड रिवर सिस्टम है काली नदी तंत्र। ये राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, ये राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। बाकी मैं लंबाई लिखाऊंगा इनकी अलग से। काली नदी तंत्र।
फिर लिखो तीसरा, यमुना टोंस नदी तंत्र। यमुना टोंस नदी तंत्र। यमुना टोंस नदी तंत्र। यमुना टोंस एक साथ है, यमुना फिर डैश टोंस, सिस्टम एक ही है, वो नदियां अलग अलग है। यमुना टोंस। फिर लिखना पश्चिमी रामगंगा तंत्र। पश्चिमी रामगंगा तंत्र। पश्चिमी रामगंगा तंत्र। ये मेन है, बाकी कोसी का भी तंत्र पढ़ना है, वो छोटी छोटी है, ये मेन रिवर सिस्टम हमारे पास। अब इन नदियों की लंबाई लिखना जरा, नदियों की लंबाई। पहले तो लिखो गंगा नदी, इनकी लेंथ याद रख लेना। गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई लिखना, राज्य में केवल है 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर। फिर लिखना भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी की लंबाई लिखो 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर। फिर लिखना अलकनंदा 196 किलोमीटर। 196 किलोमीटर। फिर अगला नाम लिखना काली नदी। काली नदी 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर। और डैश कर देना राज्य की सबसे लंबी नदी। राज्य की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। फिर लिखना यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना की लंबाई लिखना 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर। 136। टोंस, टोंस नदी, टोंस की लंबाई लिखना 148 किलोमीटर। 148 किलोमीटर। पश्चिमी रामगंगा नदी। पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा की लिखना 155 किलोमीटर। कोसी नदी, एक लिस्ट बना लो 8-10 नदियों की। कोसी नदी 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर। 168। सरयू नदी, सरयू 146 किलोमीटर। 146 किलोमीटर। गौला नदी, गौला 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर। पिंडर 105 किलोमीटर। भिलंगना, भिलंगना 110 किलोमीटर। ये कौन हो रहा है शहीद आज? लिखो, ये क्या थी लास्ट? भिलंगना 110 किलोमीटर है ना। लिखो गोरी, गोरी नदी, गोरी नदी की लिखना 104 किलोमीटर। 104 किलोमीटर। 104। पूर्वी नयार 109। 109। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, बाकी बीच बीच में आते रहेंगे तो मैं बताते चलूंगा। अब हेडिंग डालना गंगा नदी तंत्र और गंगा में भी अलकनंदा। और ये सिस्टम आप बना लो जरा। यहां से स्टार्ट करना, सतोपंथ से बना लेना एक बार जरा।
सतोपंत से नदी स्टार्ट हो जाएगी, पहले पड़ाव बना लो ताकि चीजें ना जल्दी से आ जाए। जैसे सतोपंत बना लिया, पड़ाव, फिर लिखो केशव प्रयाग, फिर आसानी होगी ना जल्दी बनाने। बद्रीनाथ, फिर गोविंद घाट, फिर केशव, ये विष्णु प्रयाग, फिर इनमें ऐड करो, सीधा टाइम खर्च होगा कम। गोविंद घाट के नीचे विष्णु प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग के नीचे है नंद प्रयाग, चमोली से रुद्रप्रयाग, फिर यहां से श्रीनगर यानी पौड़ी, फिर यहां से टिहरी। नील पर्वत, यह है नील पर्वत। एक नदी यहां पर भी मिला दो, रैणी नाम का गांव पड़ता है, यहां पर आती है ऋषिगंगा, एक और है ऋषिगंगा, एक ये है, एक बद्रीनाथ वाली है, एक हम उत्तरकाशी में भी मिलाएंगे ऋषिगंगा। बद्रीनाथ तक बन चुका होगा? नहीं बना। घांगरिया, हाँ, इस जगह का नाम है घांगरिया। इस जगह में पुष्पावती आ रही है और ये हेमगंगा के साथ मिल रही है यहाँ पर। हाँ, रैणी नाम का गांव है और यहाँ पर ऋषिगंगा आ रही है मिलके, स्थानीय गार्ड का दे रहा है ऋषिगंगा। हाँ, ये भी ऋषिगंगा है, ये भी ऋषि है, ये भी ऋषि, एक उत्तरकाशी में भी ऋषिगंगा। थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, जहां तुम बोलो वहां लेके चलूंगा। और बोलूं? बता देना भाई, है जिसका छूट रहा होगा ऊपर से। कर्णप्रयाग तक का मीनाक्षी, अच्छा, यहां से बड़ा मुश्किल है। नदी तंत्र में गर्दन की एक्सरसाइज खूब हो जाती है ना? हाँ, ये कल्प गंगा है, ये विरही गंगा है, ये गरुड़ गंगा है, ये पाताल गंगा है।
ये जिस जिस लोकेशन में मिलते हैं ना, मैं उनके नाम एरो करके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो एक जगह पड़ती है लंगशी, गरुड़ मिलती है तगड़ी में, ये विरही मिलती है विरही नाम के एरिया में, ये यहाँ पर है गांव, ठीक है। बस मैं इसको एरो करके ऊपर दिखा रहा हूँ। विरही, विरही गांव है। कल्पगंगा मिलती है कहां पर, हेलंग घाटी में, हेलंग घाटी में। और ये बालखिरिया मिलती है चमोली में। कौन सी वाली, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, विरही गंगा, कल्पगंगा, बालखिली नदियां हैं। और ये लोकेशन ना यहाँ पर जो होनी थी मैंने ऊपर लिखी हुई है, इन लोकेशनों को यहाँ पर लिख देना। ये घाघरे वाला बेल्ट हो गया पूरा, लिंगाताल पूरा दिख भी नहीं रहा है। देखो इतना बथेरा है। थोड़ा जूम करना है, लिखाऊंगा मैं, कल सिस्टम बनवा रहा हूँ। बालखिला चमोली, बालखिला नदी है, ये सब पाताल, गरुड़, विरही, कल्पगंगा, बालखिला, ये सब नदियां हैं। जहां जहां पर मिली है ना, वो पाताल मिल लंगशी, गरुड़ तगड़ी, विरही विरही में, कल्पगंगा हेलंग घाटी में, और बालखिला चमोली। एरो मार रखे मैंने। कहीं पर कंफ्यूजन होता तो पूछ लेना। मतलब जो जो सीक्वेंस है ना, पाताल, गरुड़, विरही, कल्प, बालखिला, वैसे सीक्वेंस है। लंगसी, तगड़ी, विरही, हेलंग घाटी, चमोली, ये सीक्वेंस उसी हिसाब से डाल रखा है। कौन सी, ये रावण है, हाँ। गए होंगे आप रुद्रप्रयाग में, अगस्त मुनि से ये वाला जो एरिया है, कौन सा, काली का मंदिर है पहले, अगस्त मुनि से पहले तिलवाड़ा, उससे थोड़ा सा आगे जाओ तो रावण गंगा मिलती है वहां पर। है, होंगे आप रुद्रप्रयाग वाले, है रावण गंगा वहां पर? नहीं, पता ही नहीं, कभी गौर नहीं किया होगा, है वहां पर। उत्तराखंड में रावण की तपस्थली भी है, ये शायद पता हो। कहां पर है, चमोली में। कहां पर, माणा में। अरे वाह, ठंड में गया था तब करने। बैरास कुंड, क्वेश्चन आ चुका उस पर। और लास्ट में आप इसको, ये भागीरथी है, ये वो है अलकनंदा। यहाँ से जूम कर देना, जूम करना है, नंद प्रयाग से जूम। मैं आज खुद को डीजे वाला समझ रहा हूँ। कई बार दिख ना रहा होगा क्लियर तो पूछ लेना मुझे। ये सब नदियां हैं, मेन नदी है मंदाकिनी। नंद प्रयाग से ऊपर जूम करना है, ये वाला। ना है, देव प्रयाग में है।
मिटा दो, ये लो, इतने में कवर हो जाएगा पूरा। हाँ, बाल गंगा नहीं, बाल खिलिया। हाँ, बाल खिलिया, बाल गंगा टिहरी में बहती है। ठीक है, इसको बना लेना, फिर इसके आगे मैं लिखाऊंगा कल के लेक्चर में। और 5 मिनट बाद ना इसको वो कर देना, एंड है। चलो मैं जा रहा हूँ।